अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीना फ़ारूक शेख। अमेरिका 2 हफ्ते के इंतज़ार का कहकर 2 दिन बाद ही इसराइल और ईरान की जंग में दाखिल हो गया और इसने एक नया टेंजेंट खोल दिया है। अमेरिका बराह रास्त दाखिल हो गया, जिससे बहुत सारी तशवीश और बहुत सारे जाविये इस मामले के खुल गए हैं। ईरान अब कहता है कि वो जवाब देगा और बराह रास्त अमेरिका से ये जो जौहरी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया उनका बदला लेगा। ऐसे में पाकिस्तान की भी आला सिक्योरिटी कमेटी का इजलास अब से कुछ देर पहले हुआ, उसमें बड़े अहम फैसले किए गए। एलामिया भी सामने आया है। कहा गया है कि ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत से पैदा इलाकाई सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास के अंदर इसराइल की जारहियत की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की गई है। कमेटी ने ईरान अमेरिका तामीरी मुज़ाकरात के साथ इसराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों पर अफसोस का इजहार किया और ये कहा है कि इसराइली कार्रवाइयों ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के मौके को कम किया है। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत दिफा का हक हासिल है। कौमी सलामती कमेटी ने ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है और ये भी कहा है कि ये जो हमले थे वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुनाफी हैं, उसके ख़िलाफ़ हैं और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए कोशिश जारी रखने की अपनी रजामंदी की तौसीक की है। अब एक अप्रोच तो ये है जो इक़दामात किए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस सूरत हाल बड़ी मुश्किल है। एक तरफ अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं और बड़े एक सरमोहरी के पीरियड के बाद एक कंफर्टेबल पोजीशन एंजॉय कर रहा है सिफारती तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ ईरान और ईरान से ताल्लुकात भी हैं और ख़ित्ते पर जो इसके असरात हो सकते हैं और ऑब्वियसली हमारा हमसाया मुल्क है तो ज़्यादा मोहतात होने की ज़रूरत है। इसके अंदर पाकिस्तान के लिए क्या करने की ज़रूरत है, इसका जायज़ा लेते हैं हम। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इसके ऊपर अपनी राय या अपना एक और जाविया पेश किया। वो ये समझते हैं कि इसराइल की जारहियत को रोकना बड़ा ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की कौमी सलामती यानी हमारी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है कि इसराइल को रोका जाए और इसराइल हमारे ख़िलाफ़ भी कार्रवाई कर सकता है जो ईरान तक पहुँच गया है। तो अपने तज्ज़ियाकारों के सामने सवाल ये रखा है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए इस मामले के ऊपर, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफ़ी साहब, फैसल बड़ायत साहब और महमूद सरफराज साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साफ़ी साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे। सर, ये बताइएगा, कौमी सलामती कमेटी के एलामिये के अंदर अमेरिका का जिक्र ना होना क्या बताता है, क्या इशारा करता है और क्या ये हिकमत अमली पाकिस्तान की दुरुस्त है? नहीं, अमेरिका का जिक्र नहीं है, लेकिन अमेरिका का जो एक्शन है एटमी तनसीबात पर हमले की, ज़ाहिरी बात है वो अमेरिका ने किया था तो उसकी मजम्मत उसमें मौजूद है। इससे पहले फ़ॉरेन ऑफिस मजम्मत कर चुका है और इससे पहले हमारे वज़ीर-ए-आज़म भी ईरानी सदर से बातचीत के दौरान उन्होंने भी मजम्मत की थी। तो मजम्मत तो पाकिस्तान की तरफ से किया गया है अमरीकी हमलों को भी, और अगर यहाँ पे वो अमरीकी हमलों की मजम्मत, अमरीका का नाम नहीं है लेकिन अमरीका के अमल और फ़ैल की मजम्मत वो इस हद तक की गई है। ये तो हो गई एक बात। दूसरा जो बिलावल साहब ने बात की है कि हम पहले लबनान पे खामोश रहे तो उसके बाद उसकी बारी आई, उसके बाद उसकी बारी आई, तो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम है वो इज़राइल की आंखों में भी खटकता है और वो मगरबी दुनिया की आंखों में भी खटकता है। लेकिन पाकिस्तान ना इराक़ है, ना ईरान है और ना लीबिया है। पाकिस्तान इन ममालिक पे इसलिए हमला किया गया और इसलिए कार्रवाई की गई कि उनको पता था कि इनके पास एटमी हथियार नहीं है, लेकिन उन्होंने एटमी हथियार का डोल वो बजाना शुरू कर दिया और उसकी आड़ में ईरान पे हमला किया। अगर उनको पता होता कि वाकई ईरान के पास या इराक़ के पास या किसी और मुल्क के पास एटम बम है तो फिर उनके पास के ख़िलाफ़ चढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं होती। हाँ, एक बात है कि ईरान की सूरत हाल का सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान पे पड़ रहा है और पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि वो सिर्फ एटमी प्रोग्राम को उनका ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अब वो रिजीम चेंज की भी बात कर रहे हैं। अगर ये जंग तूल पकड़ता है और वहाँ पे इंसानी क्राइसिस पैदा होते हैं तो फिर सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ का रुख पाकिस्तान की तरफ हो सकता है। दूसरी बात ये है
कि ईरान के बाद जिन ममालिक में सबसे ज़्यादा शिया आबादी है उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और हुकूमत पाकिस्तान को अपनी उस आबादी की भी तर्जुमानी करनी होगी। तो ये एक और तशवीश का पहलू है। फिर तेल की कीमतें, तो किसी भी ऐसे मुल्क की जंग में जाने से जो तेल की पैदावार कर रहा हो उसके जाने से तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं और अभी तक बढ़ गई हैं। लेकिन अगर अपना हुर्मुज़ को ईरान किसी तरीके से बंद कर लेता है तो उसकी वजह से तेल का आलमी बहरान भी पैदा हो सकता है और उसके भी मुज़िर असरात पाकिस्तान पे पड़ेंगे। और आखिरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता वो इसमें कामयाब हो गए कि ईरान में रिजीम चेंज कर ले तो वहाँ पर इज़राइल के ज़रिए असर एक हुकूमत बैठ जाएगी और पाकिस्तान के पड़ोस में जब एक तरफ इंडिया है तो दूसरी तरफ इज़राइल के ज़रिए असर हुकूमत का बैठना ये पाकिस्तान के लिए नहायत ख़तरनाक होगा। सर, ये रिजीम चेंज वगैरह वाली बात मैं आगे जाकर आपसे करती हूँ क्योंकि ट्रंप ने भी इसका आज इशारा दिया है, बट ये बताइएगा ये जो नेशनल कमेटी का एलामिया है इससे आपको क्या झलक मिली? पाकिस्तान सिफारती तौर पर क्या कोई मज़ीद मुतहरिक किरदार अदा कर सकता है और क्या ऐसी गुंजाइश है या फिर पाकिस्तान अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है? गुंजाइश तो नहीं है लेकिन पाकिस्तान को गुंजाइश निकालनी चाहिए। अच्छा। और तुर्की, सऊदी अरब, वो क्या हो सकती है सर? वो थोड़ा सा डिफाइन भी हमें कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त जो पोजीशन है और इज़राइल के साथ हमारे ताल्लुकात ही सिरे से नहीं है, न इज़राइल हमारी बात सुनेगा। अमेरिका एक आलमी पावर है, वो हम रिसीविंग एंड पे हैं तो उधर भी हम दबाव तो नहीं डाल सकते हैं। लेकिन हम तुर्की, सऊदी अरब, UAE और कतर और इस तरह के ममालिक को साथ लेके अमेरिका से ये कहलवा सकते हैं या अमेरिका पे ये दबाव डाल सकते हैं या उनका मिन्नत तरला कर सकते हैं कि वो इज़राइल से जंग बंद करवा दे। मुसीबत ये है कि जितने भी लोग जंगबंदी का मुतालबा कर रहे हैं, यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं या फिर अमेरिका है, तो वो ईरान से जंगबंदी का मुतालबा करते हैं। हालांकि ईरान ने जंग शुरू नहीं की है, ईरान पे जंग तोपी गई है और जिस तरह उसके वज़ीर ख़ारजा बार बार कहते हैं कि हम तो मुज़ाकरात में थे कि हमारे साथ जंग शुरू की गई। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या पाकिस्तान को मज़ीद मुतहरिक होना चाहिए? इस सिलसिले में नेशनल कमेटी का जो इजलास आया है सिक्योरिटी कमेटी का, आपने उसको किस तरह से पाया? क्या आपके ख्याल में ये कैसी अप्रोच है पाकिस्तान की, नपी तुली या फिर हम बिल्कुल सही चल रहे हैं? पहली बात तो ये है मैडम शेख के बिलावल भुट्टो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक झूठ पर जंग शुरू की गई, एक झूठ पर जंग मुसल्लत की गई ईरान पर और इस झूठ पर मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। दूसरी बात भी ठीक है उनकी, बिलावल साहब की, कि ये हमारी कौमी सलामती का मामला है। तीसरी बात भी बिल्कुल ठीक है उनकी कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मगर मैडम शेख, सवाल यहाँ बहुत बड़ा है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है। क्या पाकिस्तान ईरान का साथ दे सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान इसराइल ईरान जंग रुकवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर लाकर अमन कायम करवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान अमेरिका से कोई बात मनवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान चीन रूस को साथ मिलाकर अमेरिका ईरान में मुआहदा करवा सकता है या जंग का पासा पलट सकता है? जवाब है नहीं। अब मैडम शेख, पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, पहले खुद को इस जंगी असरात से महफूज रखें। अगर ये जंग लंबी होती है, अगर इसराइली हमले ईरान पर जारी रहते हैं, अगर ईरान में रिजीम चेंज की कोई कोशिश होती है और ये ज़हनों में रहे कि जब ग्राउंड पर आप आएंगे, जब ईरान में रिजीम चेंज करेंगे, शाह के बेटे को लाएंगे, अपोजिशन को आगे खड़ा करेंगे, कोई कुटपुतली हुकूमत बनाएंगे, तो खाना जंगी होगी। ये नहीं होगा कि बड़ा पुरअमन तरीके से सारा कुछ हो जाएगा। ये नहीं होगा कि कोई हुकूमत आकर पूरे ईरान को कंट्रोल कर लेगी, बिल्कुल भी नहीं कर सकेगी। तो जब खाना जंगी होगी ईरान में, तो हम ईरान की सरहद पर हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं,
हमारे यहाँ 30 से 35% हमारे शिया भाई हैं। इस सूरत में हमें क्या करना होगा? ये हिकमत अमली अपनानी चाहिए। प्लान ए प्लान बी बनना चाहिए। फिर दूसरा है, पाकिस्तान क्या कर सकता है? अमरीकी इसराइली जाहिरियत की मजम्मत हर सतह पर, सफारतकारी के हर फोरम पर ये कोशिश कि कोई मुआहदा हो जाए, अमन कायम हो जाए, ईरान में कम से कम नुकसान हो आगे चलकर। हम सिर्फ ये कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी कांग्रेस का भी कुछ नहीं रखा, जिससे उन्होंने बिल्कुल इजाज़त ही नहीं ली और बिना इजाज़त हमला कर दिया। और अब मैडम शेख, ये कल मार्को रूबियो कह रहे थे कि हमारी ईरान के खिलाफ जंग नहीं, हम रिजीम चेंज नहीं चाहते। आज ट्रंप साहब बदल गए हैं, तो लिहाजा रिजीम चेंज ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मार्को रूबियो साहब ने हम इस दुनिया की मुहज़्ज़ब दुनिया की मुनाफ़क़त को सामने रखा, क्या कहकर कि जो ममालिक हमारी मज़म्मतें कर रहे हैं सब दिखावा है। असल में सब ममालिक हमारे साथ हैं, हमारे मौक़िफ़ के हामी हैं, सिवाय मौजूदा ईरानी रिजीम के, सिवाय मौजूदा ईरानी हुकूमत के कोई हमारे ख़िलाफ़ नहीं। और मैडम शेख, आखिर पे ट्रंप साहब का चीन पॉलिसी हो, टैरिफ पॉलिसी हो, कोरोना हो, टिकटॉक हो, इसकाते हमल हो और कई और मामले हों, यू टर्न मारने वाले सदर ट्रंप ने ईरान पर भी यू टर्न मारा और एक और झूठ बोला। और आखिर पर मैडम शेख, एक दुख की खबर कि वैसे तो हर जाने वाला जो ईरान में हर शहीद होने वाला उस पर दुख है, हर नुकसान का दुख है, लेकिन ईरान ने आज बाज़ाब्ता तौर पे कहा है कि उसके 32 एथलीट्स शहीद हो गए हैं इन हमलों में। तो ये है इस दुनिया की हकीकत, ये है इस दुनिया, इस कुत्ते बिल्लियों के हकूक़ वाली दुनिया की हकीकत। ठीक है। वैसे भट्टी साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि ट्रंप ने बहुत से यू टर्न्स लिए हैं जब से वो दोबारा आए हैं इक़्तिदार में, लेकिन ये जो यू टर्न है या ये जो एक चीज़ कह के दूसरी चीज़ कर दी है, 2 हफ्ते पहले वेट करने का कह के फिर 2 दिन में कर देना, ये किस भारतीय ताल्लुकात को डैमेज करेगा और दुनिया में सिफारतकारी के ऊपर क्या असरात डालेगा? ये सब बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। विल एड्रेस दैट एज वेल। पाकिस्तान की सूरत हाल में भी एक छोटी सी हमने ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक। इसराइल और ईरान सूरत हाल पर हम बात करें, खासकर अमेरिका के इस जंग में शामिल होने के बाद। फैसल वड़ाई साहब, आप कहिएगा, अभी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ है उसमें भी कुछ पाकिस्तान की एक लाइन एंड लेंथ खुलकर सामने आई, बट आप क्या समझते हैं ये कितना रेलेवेंट ख़तरा है जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज उठाया है कि पाकिस्तान तक भी इसकी हिद्दत आ सकती है और पाकिस्तान को उसके अकॉर्डिंगली अपना रिएक्शन देना होगा? बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के ऊपर जाहिर है, पाकिस्तान के ऊपर वो बिल्कुल आएंगे जिस तरह ईरान के ऊपर आए हैं, क्योंकि जो इसराइल को उन्होंने क्वालिटेटिव एज देना है वो इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता कि पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज जहाँ तक है उस रेंज तक अमेरिका के तमाम एलाइज महफूज हों। लिहाजा अगर किसी के जहन में थोड़ी सी भी गलत फहमी है कि वो पाकिस्तान के लिए नहीं आएंगे, तो वो आएंगे, हर सूरत आएंगे, किसी भी तरीके से आएँ। ये अलग बात है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल अलाइनमेंट थोड़ी बेहतर है और ईरान की तरह उतना एक्सपोज पाकिस्तान नहीं है जितना ईरान एक्सपोज था, क्योंकि इस ग्लोबल डिसऑर्डर में अब कोई भी रूल तो है नहीं कि NPT साइन करने वाला एक मुल्क जिसकी तमाम साइट्स IAEA के सामने थी और उनको इंस्पेक्ट कर रहा था और उसी ने इन तमाम लोकेशंस की उसकी एक्यूरेट डिटेल्स अमेरिका और इसराइल को दे दी और आप देखें एक्यूरेटली हर जगह पर हमला हो गया। तो अब आप ये बताइए कि NPT पर अब आइंदा साइन कौन करेगा? पाकिस्तान ने अब तक दस्तखत नहीं किए और मुझे यूं महसूस हो रहा है कि ईरान भी इससे निकल जाएगा। सो पाकिस्तान को ये करना है कि उसको इस ग्लोबल डिसऑर्डर को सामने रखते हुए अब अपनी फैसिलिटीज़ को महफूज करना है और जो उसके पास इनरिच्ड यूरेनियम है उसको ऐसी जगह पर महफूज करना है कि अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त ये पाकिस्तान के ऊपर इस तरह का हमला करें तो एट लीस्ट हमारे पास बड़ी मिकदार में इनरिच्ड यूरेनियम के जो पैलेट्स हैं वो महफूज रह जाए। अच्छा, ये बताएं, ईरान के लिए पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं सिफारती तौर पर किरदार अदा हो, अस्करी तौर पर भी पाकिस्तान कुछ कर सकता है? और ख़ासकर जब हम देख रहे हैं दुनिया का रिएक्शन इसके ऊपर क्या है, उसको भी नज़र में रखते हुए। आपने कहा कि ईरान क्या कर सकता है, आपने ये पूछा है। पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान ईरान के लिए क्या कर सकता है?
पाकिस्तान ईरान के लिए जो कर सकता था मेरे ख्याल उसने बहुत बोल्डली वो कर दिया। हमने अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप को पीस प्राइज़ के लिए नामजद किया और अगले ही दिन हमने जिस तरह से उसकी मजम्मत कर दी है खुलकर और सख्त तरीन अल्फाज में, मैं इसकी तवक्को नहीं कर रहा था। मेरा ख्याल था कि हमारी जो पॉलिसी है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को अपीज़ करके अपने लिए कुछ फ़ायदा हासिल करेंगे, हम अभी इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने उसको कंडेम किया है, इससे लगता है कि पाकिस्तान को बहुत क्लियरली इस बात का पता है कि डोनाल्ड ट्रंप और जो उनके पूरी टीम है एवेंजलिस्ट क्रिश्चियंस की और ज़ायनिस्ट की, ये पाकिस्तान के लिए कोई प्लान रखते हैं। लिहाजा उन्होंने पहले ही इतनी सख्ती से कंडेम कर दिया है कि वो तमाम ममालिक जो इस वक्त खुद को बचाना चाहते हैं इस ग्लोबल डिसऑर्डर में, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो, ना कि इंडिया की तरह, ना वो ग्लोबल साउथ के साथ है और ना इंपीरियल नॉर्थ के साथ है। अच्छा, वैसे ये भी कहिएगा, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया और उसके बाद कहा कि अब पीस वो चाहते हैं, क्या समझते हैं? और ये फिर खबरें दरमियान में आना कि अमेरिका ने पहले से इतला कर दी थी ईरान को इस हमले की और वहाँ से उन्होंने जो अपने एसेट्स थे वो शिफ्ट कर लिए थे। क्या ये कोई फेस सेविंग हो सकती है अमेरिका और इसराइल के लिए, या फिर अब आप समझ रहे हैं कि ये वॉर ज़्यादा एस्केलेट करेगी? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस और अमेरिकन जो पावर है वो बड़ी वाइज पावर है, बड़ी ज़बरदस्त और इंटेलिजेंट पावर है। उन्होंने जो अटैक किया है उसमें उन्होंने ईरान के लिए बहुत कम रूम छोड़ा है कि वो एक बड़ा अटैक करे। उन्होंने पहले बता दिया ताकि कोई काइनेटिक वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, यानी उनकी जानें ना जाएं कम से कम फर्दों पर। तो उससे ये हुआ कि ईरान के एक्सपर्ट जो वहाँ पर टीम थी वो तमाम निकल गई। फिर आप अगर गौर से उस पूरी जगह को देखें, 250 स्क्वायर मीटर की जगह जो है, वहाँ वो जो वाइट बिल्डिंग थी जो उनकी वेंटिलेशन थी उसको भी उसने हिट नहीं किया कि अगर अंदर कुछ लोग हैं तो कम से कम उनको ऑक्सीजन मिलती ही रहे और ईरान उनको रेस्क्यू कर सके। फिर आप देखें कि उसके जो 6 स्पॉट्स हैं, 6 डॉट्स हैं, वहीं पर उसने 12 बॉम्ब फेंके हैं। इसका मतलब है, उसके बाद आप देखें जो पहाड़ों का रंग भी बदल गया है। उसका मतलब है कि अंदर सेंट्रीफ्यूजेस जो थे उनमें जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड गैस थी वो कुछ ना कुछ खारिज हुई है, जिसने ये सारा रंग बदला है। इतने बड़े जगह पर इतना ज़्यादा रंग जो एक ब्लूइश वाइट है ये नहीं बदला जा सकता था। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट मूव की है कि किसी इंसान को कत्ल नहीं किया अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक, सिर्फ उस साइट को डैमेज किया है। अब लेकिन ईरान की चूंकि सॉवरेंटी डैमेज हुई है, वो वायलेट हुई है, तो कोई गवर्नमेंट भी ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये मैसेज दे कि ये अब उनको डिफेंड नहीं कर सकते और अगर कोई इनको मार जाए तो ये उसके ऊपर रिटेलिएशन भी नहीं कर सकते। तो ये उनके पास रूम तो है हमले का, लेकिन बहुत कम रूम है। अच्छा। और वो जो आपने बताया कि उनको पहले बता दिया था, मेरा ख्याल है बहुत चंद घंटे पहले ही उन्होंने बताया होगा कि लोग निकल जाएं, वरना जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं इनको ट्रांसफ़र करना इतना आसान काम नहीं है। ये 200 किलोग्राम से ज़्यादा हैवी होते हैं और इनके साथ एक लंबी पाइपिंग है, इनका कूलिंग सिस्टम है, इनके मोटर्स हैं। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफ़र करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, जो इनरिच्ड यूरेनियम के पैलेट्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है और मेरा ख्याल है वो उन्होंने कर लिया होगा। तो फिर ऐसा क्यों है फैसल के जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है वो भी कह रही है कि इलाके में इतनी कोई ज़्यादा उनको न्यूक्लियर रेडिएशन नहीं मिली। अगर यूरेनियम होता वहाँ पर और धमाका हुआ होता तो फिर तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन होनी चाहिए थी। देखिए, रेडिएशन का एक है वहाँ पर जो पॉइजनस केमिकल सारे फैल गए होंगे। अच्छा। जो वहाँ पर सारा हज़ार्ड हो गया होगा। अच्छा। वो तो है वहाँ भी। देखिए, वहाँ पर कोई जा नहीं रहा, हालांकि अभी बैटल डैमेज असेसमेंट होना है, उसके लिए कम से कम अभी तक ईरानियन नहीं गए और इसराइल और के पास भी कोई इंटेलिजेंस नहीं है। इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत पॉइजनस मटेरियल है। और जो ताबकारी है, देखिए ये एटमॉस्फेयर से वजनी है, भारी है, तो ये सरफेस पर इतनी जल्दी नहीं आएगी। ये हवा से वजनी है, लिहाजा ये नीचे रहती है। तो ऊपर अगर नहीं है तो नीचे बहरहाल चांस है कि हो। जब तक उसका डैमेज असेसमेंट नहीं होगा तब तक आप नहीं कुछ भी कह सकते। और IAEA वाले तो आप देखें ना, वो तो एक्सपोज हो गए ना, उन्होंने तो तमाम साइंटिस्ट की लोकेशंस, तमाम प्लांट्स की लोकेशन, तमाम डिटेल्स उन्होंने अमेरिकन। विल टॉक मोर अबाउट दैट फैसल। मुझे महमल को शामिल करने का मौका दीजिएगा। महमल, ये बताएं, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम बहुत आगे चले गए, पाकिस्तान से शुरू करते हैं। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी का एलामिया भी आया है और फिर
आगे मुख्तलिफ सिफारती कोशिशों और ऑप्शंस की बातें भी हो रही हैं दुनिया में। आप क्या समझती हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या कर सकता है, और जो अभी रिस्पॉन्स आया उसको कैसे एनालाइज करेंगी? देखिए लीना, अगर आप देखें कि ओवरऑल पाकिस्तान का जो स्टांस है वो खा फ़लस्तीन हो या खा ईरान हो, पाकिस्तान का बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म का स्टांस रहा है और बड़ा अच्छा रहा है। हम लोगों ने जो है जिस तरीके से इवन अमेरिका को भी उनके एग्रेशन को, उनके अटैक को भी कल की स्टेटमेंट में कंडेम किया था, वो आज की स्टेटमेंट में वैसे तो एनएससी में मिसिंग है, लेकिन जिस हमने इसराइल को जो है हमने बहुत क्लियरली आज भी इसराइल के ऊपर एनएससी की मीटिंग में बात की है, लेकिन अमेरिका के ऊपर भी मेरे ख्याल में ये दोबारा बात करनी चाहिए थी कि उनको भी कोई हक नहीं है कि वो किसी मुल्क को जो है अटैक करे। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें, जिस तरह यूएनएससी की मीटिंग के अंदर भी पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, जिस तरीके से हम सालसी की भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा ईरान के साथ भी हमने जो ओवरऑल हमारा कंडक्ट है बहुत अच्छा इस सारी मीटिंग के अंदर है। यूएनएससी के अंदर आप देखिए कि चाइना और रशिया के साथ पाकिस्तान ने बड़ा कलीदी किरदार जो है वो अदा किया है। अब आप देखिए इससे ज़्यादा तो पाकिस्तान जो है फिलहाल यही कर सकता है कि वो दोस्त ममालिक से बात करे, वो अरब कंट्रीज से बात करे, उसके अलावा वो अमेरिका से भी बात करे और सबको कहे कि ज़रा जो है इस चीज़ को रिजॉल्व कराएं डिप्लोमेटिकली, क्योंकि ये जंग जो है लीना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन सकती है। और उसी की वजह जो है, उसी वजह से बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो बात की और फिर जो एनएससी की भी मीटिंग हुई है वो इसी वजह से हुई है। देखिए लीना, हमारा बॉर्डर भी हम एक शेयर करते हैं, फिर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त बीएलए और जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, उनको किसकी पुष्ट बनाई है? उनको है इंडिया की पुष्ट बनाई। और अगर ईरान के अंदर कोई प्रो इजराइल रजीम आ जाती है, अगर रजीम चेंज जब होती है, तो आपको पता है कि ज़ायनिज़म और हिंदुत्वा का एक गठजोड़ है, इंडिया और इजराइल का एक गठजोड़ है, तो वो तो हमें बिल्कुल डिस्टेबलाइज करने के लिए इस किस्म की रजीम जो है वो इस्तेमाल भी होगी, वो इंडिया भी करेगा, वो इजराइल भी करेगा, और थ्रू बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम है। और वैसे भी तो ये एक वैसे ही हमारे लिए बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। हाँ, जो चीज़ अहम है, मैं समझती हूँ कि जो कई हमारे दोस्त ममालिक हैं अरब कंट्रीज जो बड़े इन्फ्लुएंशियल भी हैं, जो फाइनेंशियली भी बड़े सिक्योर हैं, लेकिन वो उनके वेस्टेड इंटरेस्ट शायद अलाइंड हैं इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ, कि वो इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल खामोश है और वो इसके ऊपर अपना कोई किरदार अदा नहीं करे। उनको हमें जो है ये बात कहने की ज़रूरत है, हमें उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो भी कल को इजराइल से बच नहीं सकते इस किस्म का जो एग्रेशन है, क्योंकि देखिए उनके ऊपर तो कोई लॉ अप्लाई नहीं करता। अभी आप देखिए, आपने IAEA की बात की लीना, NPT की भी इधर बात हुई, आप मुझे बताएं कि IAEA के होने के बावजूद किस तरह से जो है कोई मुल्क अटैक कर सकता है उनके साइट्स के ऊपर, वो इजराइल हो खा वो अमेरिका हो। NPT में होने का क्या फ़ायदा है अगर यही चीज़ हो रही थी। इस वक्त एक्चुअली एक मैसेज बहुत क्लियर गया है, वो दुनिया को मैसेज ये गया है कि आपका अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम है, डोंट एवर गिव अप ऑन इट, क्योंकि जो ममालिक जो है वो या स्लो हुए हैं या जिन्होंने गिव अप किया है, उनके साथ फिर ये हुआ है। वरना आप देखें कि इजराइल जिसका डिक्लेयर्ड भी नहीं है, लेकिन सबको पता है कि उसके पास न्यूक्स हैं, उसके ऊपर तो किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बाकियों को आप यानी कि खासतौर पे कि ईरान के पास अगर जिस तरह भी वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर आपने हमला कर दिया, आप कैसे कर सकते हैं? ये आपको किसने हक दिया? ये कोई इंटरनेशनल लॉ आपको हक नहीं देता। इसलिए आई थिंक कि पाकिस्तान ने ओवरऑल वैसे बहुत क्लियर बात की है, बहुत अच्छा स्टैंड लिया है और सिफारती तौर पे भी पाकिस्तान बहुत काम कर रहा है, ये करते रहना चाहिए। लेकिन इससे ज़्यादा अलीना हम नहीं कर सकते जब दुनिया के अंदर एक इजराइल जो है बिल्कुल किसी लॉ को नहीं मानता और उसको पूरी पुष्ट बनाई है वेस्ट की और खासतौर पर अमेरिका की, और फिर अमेरिका भी उसकी जंग लड़ रहा है। तो आप पाकिस्तान तो एक हद तक यही चीज़ें कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। बाकी तो ये है कि दुनिया हम देख रहे हैं कि वो इजराइल को इस्तेमाल करके खित्ते को, मिडल ईस्ट को डिस्टेबलाइज भी करना चाह रहे हैं, और साथ ही है कि वो अच्छा, साफी साहब ने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान बिल्कुल कर सकता है, पाकिस्तान का असर भी है, इतनी लॉबिंग भी मौजूद है और पाकिस्तान को करना चाहिए भी। सलीम साफी साहब, इसमें जो मार्को रूबियो वाली बात की ना भट्टी साहब ने पहले, भी बड़ी अहम है। मार्को रूबियो ने कहा है कि बाहर से सारे मजम्मतें करते हैं अरब ममालिक, लेकिन अंदर से सारे हमारे साथ हैं, हमें पता है। ज़ाहिरी बात है, अरब ममालिक और ईरान की एक तलख हिस्ट्री रही है और बदकिस्मती ये रही है कि माजी में इन दोनों की सलाहियतें इतनी इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं हुई है जितनी एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई है। और अगर माजी में इनकी वो रफ़ाक़तें और वो फ़िक़ी दुश्मनी ना होती
तो फ़िक़्ही इख्तलाफात को इन्होंने दुश्मनी में बदल दिया था। तो मेरे ख़्याल में आज ईरान को भी ये दिन ना देखना पड़ता और ना अरब ममालिक को अपनी ये बेबसी अपनी देखनी पड़ती। तो फिर सर इस बात का तो जवाब दे देना आप, बाकी हमारे तज्ज़ियाकारी समझते हैं कि पाकिस्तान जितना कर रहा है वो उसके लिए काफ़ी और उसकी कैपेसिटी में इतना ही कर सकता था। अगर ऐसी बात है कि अरब ममालिक भी उस तरह से साथ नहीं दे रहे तो फिर पाकिस्तान अकेला कहाँ तक कर सकता है? नहीं, मैंने अर्ज़ किया ना, एक तो ये कि ईरान और अरब ममालिक की वो मुखासमत बड़ी हद तक कम हो गई थी पिछले सालों में और एक दूसरे के ममालिक के दौरे भी हो गए थे। और जो ईरान के जो प्रॉक्सीज़ थे जो अरब ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे थे वो इज़राइल ने उनके लिए ख़त्म करवा दिए थे। तो एक तो इतने वो तलख़ी अब उनकी नहीं रही जो माजी में थी। और दूसरी बात ये कि जंग के असरात से जंग के असरात हर तरफ जा सकते हैं, वो अरब ममालिक तक भी जा सकते हैं, उससे कोई भी महफूज नहीं रह सकता। तो उसको बुनियाद बना के पाकिस्तान उनको अपने साथ लेके अमेरिका से जंगबंदी की कोशिश करवा सकता है। अच्छा सर, मैंने आपसे रजीम चेंज के पूछा, महमल कुछ कहना चाह रही है? महमल प्लीज़ मुख्तसर। जी अलीना, मैं सिर्फ ये कह रही कि जो मैंने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक जितना कुछ किया है वो डिप्लोमेटिकली कर भी रहा है। और जो ये साफी साहब वाली बात मैंने की कि देखिए अरब कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की एक इन्फ्लुएंस जरूर है, पाकिस्तान उनको ये बावर कराए। मसला ये है कि अरब कंट्रीज में कुछ ऐसी हैं कि जो बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहती, कुछ जरूर करना चाह रहे होंगे लेकिन जो नहीं करना चाह रही उनको अगर हम कन्विंस कर सकते तो वो बहुत अहम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया हमने देख ली है कि ये बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट पे चलती है, ये कोई इन बेसिस के ऊपर तो नहीं चलती कि वो रिलीजन हो या ब्रदरहुड हो या इस तरह की कोई चीज़। ठीक है सलीम साफी साहब, आज ट्रंप का ये कहना मेक ईरान ग्रेट अगेन, वही अपना अमेरिका वाला नारा ईरान के लिए लगा दिया, क्या ये रिजीम चेंज की तरफ इशारा है और आप समझते हैं कि अब ये होकर रहेगा ईरान में? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो जाए और ईरान में रिजीम चेंज इतना आसान नहीं होगा जितना ट्रंप या उसके मुशीर समझते हैं। उनको जिसने भी ये बात की है तो मेरे ख़्याल में उन्होंने ट्रंप को गुमराह करने की कोशिश की है। मेरे ख़्याल में ईरान में रिजीम चेंज वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि इस जंग ने ईरानियों को इकट्ठे किया है और ओहदे पार्टी जो कि इससे पहले मुखालिफ थी और उस पर ईरानी हुकूमत ने पाबंदी लगाई थी, उसने भी अपनी हुकूमत की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होगा। और दूसरा, रिजीम चेंज के लिए बूट ऑन ग्राउंड चाहिए होंगे और ग्राउंड पे अमेरिका का या इज़राइल का आना वो भी इतना आसान नहीं है। लेकिन ये ख्वाहिश उनकी है और इज़राइल की भी है और पता नहीं कि रिजीम चेंज फिर टाइम कितना लेता है कितना नहीं लेता, वो भी अगर होगी भी तो वो बहुत वक्त लेगा। ओके ठीक है जी, विद दैट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे मत के साथ। वेलकम बैक। आप लोगों ने जो सवाल तज्जियाकारों के लिए भेजे उनके सामने रखते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपसे सबसे पहले सवाल करते हैं, जो ईरान इसराइल की जंग में अब अमेरिका बराह रास्त शामिल हो गया, इससे मुतालिक आपसे सवाल किया जा रहा है। वैसे तो ये है कि ईरान की जवाबी हिकमत अमली खित्ते के दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान पर असर डाल सकती है, लेकिन इसके ऊपर हम कमोबेश बात कर ही चुके हैं और आपने पहले सेगमेंट में इसका बड़ी वजाहत से जवाब भी दे दिया। तो सर आगे थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा, क्या आप समझते हैं कि खित्ते में कोई दीगर मुल्क या जो अपनी सपोर्ट दे रहे हैं ईरान को, उनमें से कोई मुल्क बराह रास्त इसमें शामिल हो सकता है या जंग मजीद बढ़ सकती है या मामला सेटल होने की तरफ जा रहे हैं? मैडम शेख, पहला सवाल का पहला हिस्सा कि कोई और मुल्क इस जंग में ईरान का साथ दे सकता है, जवाब मेरा तो नहीं में है। दूसरा हिस्सा कि क्या ये सेटल होने की तरफ जा रहा है, जवाब नहीं में है। तीसरा हिस्सा कि क्या दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान पर यह असर डाल सकती है। और चौथा जो मुझे ख़तरा लग रहा है कि हो सकता है ईरान अमरीकी बेसों पर हमला करे, वो समंदरी जो रास्ता है वो बंद कर दे या इस अमरीकी शहरियों पर हमला करे या कुछ इसराइल पर हमले जारी रखे। तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह करे मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आगे जाएगा काम और रिजीम चेंज की तरफ जाएगा काम। अच्छा ठीक है। और ये ज़हनों में रहे मैडम शेख, एक मैं मगरबी तजियाकार और अमेरिका के एक बड़े अहम तजियाकार को सुन रहा था, वो कहता था कि हमारा रिजीम चेंज के तो है दुनिया कह रही है, हम चाहते हैं रिजीम कोलैप्स,
कि वो ये ना रहे, बाकी खाना जंगी हो जाए, जो भी हो हमें वो सूट करता है। केओस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। आगे बढ़ते हैं महमल सरफराज साहिबा से। अगला सवाल महमल, पूछा जा रहा है, बिलावल ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान गुज़श्ता माह जंग बंदी अमरीकी हिमायत से किसी बड़े सिफारती अमल के आगाज़ की उम्मीद पर हुई है। क्या वाकई ऐसा था? और अगर ऐसा था तो भारत क्यों अब तक मुज़ाकरात से दूर है? देखिए लीना, उस वक्त आपको याद है कि उस वक्त जब ये अनाउंस भी हुआ था तो यही बातें हो रही थी कि एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर जो है वो बातचीत होगी दोनों ममालिक की। उसके अलावा अमेरिका ने भी और ख़ासतौर पर सदर ट्रंप ने बार बार इसकी बात की कि दोनों को निगोशिएटिंग टेबल पे बिठाएंगे हम, या बिठाना चाहिए। कश्मीर की सालसी की भी बात की, रीहाइफिनेट जिस तरह इंडिया पाकिस्तान हुआ। अब हुआ ये क्यों नहीं है, उसकी वजह लीना, सबसे बड़ी वजह यह है कि जो भारत के लिए सुबकी हुई है सीज फायर वाली चीज़ के ऊपर। आप देखें कि जिस तरीके से भारत ऑफिशियली भी एक मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका का क्या किरदार रहा, या भारत जो है वो अमेरिका के पास जाकर उन्होंने सीज फायर के लिए बात की, वो तो ये बात मानने को तैयार नहीं, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट है। और हालांकि उसके बाद भी सदर ट्रंप ने कितनी दफ़ा ये बात की, इवन उनके ऑफिशियल स्टार्स के बाद भी, कि उन्होंने सीज फायर कराया है और इंडिया में मोदी का रोल और इधर जो है हमारी फील्ड मार्शल का रोल, तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट भी किया। तो ये जो चीज़ें, सबसे बड़ी वजह इंडिया खुद ही है कि जिसकी वजह से ये डायलॉग या ये कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो अपने लोगों को अभी तक अमेरिका की सीज फायर वाली चीज़ पे जवाब नहीं दे सके, तो पाकिस्तान के साथ डायलॉग के ऊपर क्या जवाब देंगे। तो ये डिलेज उनकी तरफ से। दूसरा ये कि अमेरिका इस वक्त जो है वो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्टेड है, जो ईरान के साथ हो रहा है, इसराइल जो है वो जिस तरह कर रहा है और उनका साथ दे रहा है, तो एक वो भी वजह है, लेकिन सबसे बड़ी वजह इंडिया खुद है। थैंक यू महमल। आगे बढ़ते हैं, आपसे सवाल करते हैं फैसल। ये जो ख़बरें आ रही हैं, बल्कि अब तो ये ख़बर आ गई है कि मंजूरी दे दी है आबनाए हॉर्मुज़ बंद करने की ईरान ने। ये बताएं, अगर ऐसा होता है तो ममालिक के ऊपर दुनिया के इससे क्या असर पड़ेगा, और जो असरअंदाज ममालिक होंगे इससे बच कैसे सकते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ दबाव डालने के लिए मंजूरी दी गई है, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली बंद करना अभी मेरा ख्याल है ईरान के अपने मुफाद में नहीं है। आपको पता है कि ईरान के ऊपर सैकड़ों पाबंदियां हैं, कोई 2500 के करीब सैंक्शंस हैं, और उन सैंक्शंस की वजह से, पाबंदियों की वजह से उसकी इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है। और उसका इस पाबंदियों के बावजूद उसकी 82 टू 83% जो एक्सपोर्ट है उसकी पेट्रोलियम गुड्स की, वो आबनाए हुर्मुज़ के रास्ते से होती है। सो अगर वो ये रास्ता बंद कर देता है तो बेसिकली अपनी 82-83% एक्सपोर्ट को वो खुद बंद कर रहा है। लिहाजा ये इतना आसान नहीं है कि उसको बंद करे। वो करेगा ज़रूर, लेकिन उसको आखिरी रिजॉर्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। जैसे कोई मुल्क जब बिल्कुल जिसको आप ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं कि उसके पास अब जवाब देने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचता और बिल्कुल उसको अपना इख्तिताम नजर आ रहा होता है, तो आखिरी बंदोबस्त के तौर पर वो ये काम करेगा जिसकी कि उसने इजाजत ले ली है। फिर ये जी इसके लिए बहुत अहम है, क्योंकि दुनिया का जो क्वार्टर है इसका एनर्जी प्रोडक्ट्स का, गैस और क्रूड ऑयल वगैरह, 1/4 वो इसी रास्ते कर जाता है। और इसमें वो ममालिक शामिल हैं जिनके ईरान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अभी इजाज़त देने का मतलब ये है कि उसने एक दबाव डाला है अरब ममालिक पर भी, अमेरिका पर भी, कि आप ये ना करें क्योंकि आप हमारी रेंज में हैं। सो एक दबाव के लिए है कि अगर आपने हमें मजीद कॉर्नर हमें किया तो हम इस हद तक जाएंगे। अच्छा फैसल, ये भी बता दीजिएगा, आप क्या एंटिसिपेट करें अब ईरान का जवाब क्या हो सकता है? क्या अमेरिकी बेसिस वगैरह को टारगेट किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उसके रेप्रिकॉशंस? आपकी आवाज़ नहीं आई, ज़रा दोबारा बताएं। फैसल, आप क्या तवक्को रख रहे हैं कि अब ईरान का जवाब क्या हो सकता है अमेरिका को? क्या जैसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अमेरिकी बेसिस को, शहरियों को निशाना बनाया जाएगा, वही होगा, या फिर कुछ और? देखिए, शहरियों को मेरा ख्याल है कि वो निशाना नहीं बनाएगा, क्योंकि अमेरिका ने इस हमले में अब तक की जो है मालूमात, फर्दू में नतंज में पहले से ये बता करके हम हमला करने वाले हैं, उनको एक मौका दिया कि वो अपने लोगों को निकाल लें। लिहाजा मेरा ख्याल है कि 2020 में जब इन्होंने कासिम सुलेमानी को मारा था तो ईरान ने एक बहुत बड़ा बैराज फायर किया था मिसाइल्स का, और वो उसमें भी उसने इनको पहले बता दिया था। तो अब भी ये कोई इसी किस्म का अटैक करेगा नॉन काइनेटिक, जिसमें वहां जाने तो ना जाएं, लेकिन इसका एक रिटेलिएशन हो जाए, इसका एक डेटरेंस हो जाए।
बेसिस के ऊपर ही, और फिर अमेरिका उसको लेकिन ये कोई ना समझे कि ईरान नहीं करेगा, वो हर सूरत करेगा। अच्छा, और फिर उसका रेप्रिकॉशन भी होगा अमेरिका की तरफ से, उसकी रिटेलिएशन भी आएगी? वो डैमेज असेसमेंट पर होगा कि वो डैमेज असेसमेंट करेंगे कि अगर इतना डैमेज है कि इनको जवाब देना पड़ेगा तो दे देंगे, वरना 2020 की तरह बस कहेंगे, जरा कपड़े झाड़ के कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं था। मतलब एस्केलेशन के बाद फिर आप डी एस्केलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अगर तो जिसको हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं ना, वर्ल्ड वॉर वो होती है जिसमें एस्केलेशन कंट्रोल जो है दोनों के हाथ से निकल जाता है। ठीक है। अभी तक ये कंट्रोल अमेरिका और ईरान ने अपने हाथ पे रखा हुआ है। अगर ये किसी भी रिटेलिएशन में या अटैक में ये कंट्रोल एस्केलेशन का कंट्रोल खो देते हैं तो फिर हम सब फ्री फॉल पे होंगे। सर वो पैमाना क्या है, वो कंट्रोल खोने का पैमाना क्या है, मतलब क्या है? पैमाना ये है कि आप दूसरे को इतना ह्यूमिलेट कर दें, इतना नुकसान पहुंचा दें कि उसके पास जवाब देने का कोई चारा ना रहे। मिसाल के तौर पर जब पाकिस्तान ने इंडिया के 6 तैयारे गिरा दिए थे, 5 या 6, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास मौका था कि वो भागते हुए दुश्मन के पीछे से भी फायर करके उनके मजीद तैयारे गिरा दे, लेकिन पाकिस्तान ने उनको स्पेस दी। फिर इंडिया ने जब अटैक किया तो उसने आपके रनवेज पर अटैक किया, आपके जहां पर सोल्जर्स बैठे हुए थे वहां पर अटैक नहीं किया। यानी उसने भी एस्केलेशन को कंट्रोल में रखा, आपको इतना एम्बैरेस नहीं किया कि, और ना आपने उसको किया कि दोनों के पास ये चांस ही खत्म हो जाए कि हम हमला ना करें। ये इंटरेस्टिंग बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बहुत शुक्रिया फैसल वड़ाइच साहब। सलीम साफी साहब, ये सवाल है कि क्या ऐसे में सिफारती हल की कोई उम्मीद बाकी नजर आ रही है आपको? दुनिया उम्मीद पे कायम है और बतौर मुसलमान हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इमीडिएटली मुझे कोई हल नज़र नहीं आता। सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने रिवायत कायम की है, एक चीज़ कह के दूसरी चीज़ करना, ये सिफारतकारी के लिए कितनी डैमेजिंग है? क्या ये नया नॉर्मल है और सिफारतकारी के ऊपर अब कोई भरोसा नहीं करेगा? नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ख़ुद नुकसानदेह है कि फिर उनकी बात का यकीन नहीं किया जाएगा। हालांकि वो अमेरिका के सदर है कि एक तरफ तो ये था कि वो मुज़ाकरात कर रहे थे ईरान के साथ और उधर से इज़राइल ने हमला कर दिया, तो बजाय इसके कि वो इज़राइल को कंडेम करते उन्होंने ईरान को कंडेम करना शुरू कर दिया। और दूसरी मर्तबा अभी उन्होंने 2 हफ्ते का कहा था और अगले दिन उन्होंने हमला कर दिया, तो इससे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। हमसे इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।